नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। दरअसल अमेरिका और भारत के सहयोग से एक आतंकवादी को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव को लेकर चीन ने वीटो किया। अब ये कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जब हमने देखा कि चीन ने भारत के उन प्रयासों को धता बताते हुए अपने वीटो का प्रयोग किया, या यूं कह सकते हैं भारत के उन सभी प्रयासों को विफल कर दिया अपने वीटो के माध्यम से। तो जो वीटो है वो विशेषाधिकार क्या है, कैसे है, उसी को आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आतंकवादियों को क्यों बचा रहा है चीन, ये तो रही हमारी टैगलाइन। आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये आपको द हिंदू का कटिंग दिखाई दे रहा है, इंडियाज़, और इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। दरअसल हम इनकी बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। साजिद मीर नामक एक व्यक्ति है और इसे ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत ने और अमेरिका ने, मोस्टली अमेरिका ने प्रयास किया। भारत अमेरिका का सहयोग कर रहा था। अब ये जो व्यक्ति है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये व्यक्ति एक समय ऐसा था जो 26/11 अटैक हुआ था भारत में। उस अटैक को लेकर के भारत ने ये कहा था कि इस व्यक्ति ने उस हमले में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन विश्व के लोगों ने ये कहा कि एक काल्पनिक दृश्य है, दरअसल इस नाम का और ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। अब इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया, भारत ने सहयोग किया और चीन ने अपने वीटो अर्थात विशेषाधिकार का प्रयोग किया। विशेषाधिकार क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल विशेषाधिकार जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन सभी देशों को मिला हुआ है। अगर किसी मुद्दे पर ये 5 देश सहमत होते हैं तब उस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो अगर कोई सदस्य देश उस पर वीटो करता है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है, तो उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे कि साजिद मीर के बारे में हमने बात की। ये भारत और यूएस और भारत के सहयोग से लाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यह 1267 एक समिति है। इसी समिति को ध्यान में रख कर के लाया गया था, या इसी समिति के तहत लाया गया था। दरअसल इस समिति के माध्यम से, जो अलकायदा प्रतिबंधित समिति भी कहा जाता है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसी के तहत लाया गया था। अब इससे संबंधित और बातें क्या बताती हैं, प्रतिबंध का आधार क्या था? तो प्रतिबंध का आधार यह है कि भारत ने यह कहा कि यह आतंकी फंडिंग करता है। आतंकी फंडिंग का मतलब यह है कि किसी देश में अगर कोई आतंकवादी मौजूद है तो अपने उस देश में उस आतंकवादी के द्वारा अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ मुद्रा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। किसी भी देश की बात कर रहे हैं तो मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं तो हम पैसे की, रुपए की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो बैठे आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को यह फंडिंग कर रहा था, अर्थात वित्त उपलब्ध करा रहा है, भारत का ये कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि युवाओं को चरमपंथी बनाने के लिए ये प्रेरित कर रहा है। आतंकवादी फंडिंग के माध्यम से युवाओं को चरमपंथी बना रहा है और आतंकवादी घटनाओं को भारत में और विश्व के अलग अलग देशों में, फिलहाल भारत की बात की जा रही है, अंजाम दे रहा है। ये मक्की जो है ये लश्कर तैयबा से संबंधित है, और हालांकि ये भी कहा गया कि एक मक्की नामक व्यक्ति है, ये जो देख रहे हैं मक्की, ये जो मसूद अजहर है उनका जीजा इनको कहा जाता है कि ये व्यक्ति उनका जीजा है। तो मक्की और लश्कर तैयबा ये दोनों संबंधित हैं, इनका संबंध इससे है, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये बात कहा था। अब यहाँ पर साजिद मीर के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान का नागरिक है, लाहौर में ये रहता है। ये सदस्य किसका है? तो लश्कर ए तैयबा, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत में कई सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है, उससे संबंधित है। 26/11 जो घटना है जो भारत में हुई थी मुंबई में, उस मुंबई हमले में भी ये वांछित है। साथ ही साथ इसे ये कहा गया कि ये काल्पनिक चरित्र है, इस नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। लेकिन
एक फ्रांसीसी जो मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जीन लुई ब्रूगुएर नामक व्यक्ति थे, उनके सामने एक पत्रकार, उन्हीं का एक पत्रकार था और उसी पत्रकार के सामने इन्होंने जो बयान दिया था साजिद मीर ने, तब जाकर के दुनिया के सामने ये सच्चाई आई कि दरअसल इस नाम का व्यक्ति मौजूद है और ये जो व्यक्ति है वह 26/11 के हमले में वांछित है और भारत का कहना सही है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। इस बात को लेकर के जो वीटो चीन ने किया है, अर्थात अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है, उसको लेकर के भारत ने प्रतिक्रिया ये दी है कि प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को विफल लगातार करता रहा है चीन, और इस बार भी चीन ने किया है। चीन ये कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे और पूरा विश्व आतंकवाद से प्रभावित है, कोई भी एक देश प्रभावित नहीं है। जैसे कि भारत की बात की जाए तो केवल भारत प्रभावित नहीं है। तो इसका कहना यह है कि ये जो प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है, दरअसल यह क्षुद्र भू राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्षुद्र भू राजनीतिक हित कौन से होते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, भू राजनीतिक हित किसको कहते हैं। जब भू राजनीतिक महत्व को समझ लेंगे तो हित भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर शब्द देखिए, भू अर्थात भौगोलिक अवस्थिति को बता रहा है, और किसी देश की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है उस हिसाब से वो महत्वपूर्ण हो जाता है वैश्विक राजनीति में। जैसे आप भारत की बात करें, भारत और नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका भी भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की बात कर लीजिए तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वो भारत के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि वास्तव में ये जो चीन कर रहा है, हमारे पास आतंकवाद की इस चुनौती से ईमानदारी से लड़ने की वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो चीन हमारा साथ देता उन आतंकवादियों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए और वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में। लेकिन चीन के कथनी और करनी में हमें अंतर देखने को मिल रहा है। अब इसी से संबंधित बातों को देख लें तो चीन वीटो का प्रयोग किया, और वीटो का कब कब प्रयोग किया है तो यहाँ पर देखिए, ये जो बातें कही गई, इंडियाज मूव अ सेकेंड प्रपोजल विथ द सपोर्ट ऑफ परमानेंट यूएनएससी मेंबर, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य हैं, उन सदस्य देशों के साथ भारत ने सेकेंड टाइम ये प्रयास किया था। और कौन कौन से देश थे तो यहाँ पर यूएस देखने को मिल रहा है, यूके और फ्रांस, इनके सहयोग से उनको ब्लैक लिस्टेड कराने की कोशिश किया जो पठानकोट हमले में शामिल थे। मसूद अजहर की बात की जा रही है। ये प्रयास भारत ने 2016 में किया था, लेकिन चीन ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया। फिर यही घटना कुछ यहाँ पर देखने को मिली 2019 में, लेकिन इस समय चीन कुछ कर नहीं पाया, चूंकि वैश्विक दबाव था, इसलिए उसको उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया, अर्थात वैश्विक जो आतंकवादियों की सूची है उस सूची में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग समय पे भारत ने प्रयास किया है और उन सभी प्रयासों को चीन की तरफ से धता बताया गया है, अर्थात विफल कर दिया गया है। तो ये आपके सामने लिस्ट है। साथ ही साथ अब यहाँ पर देख लें तो मसूद अजहर, इसको सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताया था। ये मसूद अजहर कौन है तो भारत का एक विमान, इंडिया एयरलाइंस का विमान जो काठमांडू से जा रहा था, उड़ान भरा था, वहां से उसे हाईजैक कर लिया गया था और उसे कांधार ले जाया गया था कई रूट के माध्यम से। कांधार ले जाने के बाद उसमें जितने भी लोग सवार थे, अर्थात जितने भी यात्री थे, उन यात्रियों के बदले इनको छोड़ने और इनके कुछ साथी थे उन सभी को छोड़ने की बात कही गई कि इनको जब तक भारत नहीं छोड़ेगा तब तक उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। मजबूरी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको छोड़ दिया था, इन लोगों को जो आतंकवादी हैं इन लोगों को छोड़ दिया था। इसके अलावा पुलवामा जैसे मोहम्मद का भी हाथ इसमें देखा गया था। चीन की बात करें, चीन वापस वीटो ले लिया था जो यहां पर हमने बात की थी। ये तो बातें समझ में आ गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है, चीन द्वारा लिस्टिंग रोकने का कारण क्या है, और जो भू राजनीति की हम लोगों ने बात की, अभी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चीन ने दावा किया है कि अपर्याप्त जानकारी है। चीन
अलग अलग मौक़ों पर जब भी भारत इस दिशा में प्रयास करता रहा है, वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के लिए या वैश्विक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, दरअसल उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, और पर्याप्त जानकारी नहीं है इसलिए हम इसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा कुछ अलग है। मंशा क्या है उसको समझ लेते हैं। 2009 में, 2010, 16 और 18 में भारत ने प्रयास किया था मसूद अजहर को लेकर के, लेकिन चीन उसको ब्लैकलिस्ट करता रहा, मतलब अपने वीटो पावर का प्रयोग करता रहा। अब यहां पर रोक का कोई ये कहा था कि कोई पर्याप्त कारण चीन, एक तो भारत पर वो आरोप लगाता है कि भारत पर्याप्त कारण नहीं दे पाया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि चीन जब उस व्यक्ति पर या उस प्रस्ताव को लेकर के वीटो करता है तो उसके पास भी कोई पर्याप्त आधार नहीं होता है। हालांकि भारत अलग अलग मौकों पर उसके पर्याप्त सबूत दे चुका है कि ये आतंकवादी हैं। ये चीन का मैप आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं भू राजनीतिक महत्व के साथ साथ क्या कारण है कि चीन इस तरह की गतिविधियां करता है या अपने वीटो पावर का आतंकवादियों को बचाने के लिए करता है। यहां पर देखें, चीन के लिए ये सभी देश भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप यहां पर देखें, ये जो नेपाल है इन दोनों के मध्य स्थित है। अगर नेपाल इसके खेमे में जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। तो इसलिए भारत के लिए नेपाल भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक अवस्थिति दोनों के मध्य है और इसीलिए इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, यह सिंजियांग प्रांत है चीन का। सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम है। उइगर मुस्लिम जो तुर्क मूल के माने जाते हैं, इन मुस्लिमों के साथ, इन लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करता है। लगातार उनके धर्म को लेकर के, उनके मानवाधिकारों को लेकर के लगातार बातें आती रहती हैं कि चीन उनका दोहन कर रहा है। कई बार इस तरह से उनको मार दिया जाता है जिससे कोई पता भी नहीं लगा पाता है कि वो कहाँ गए। महिलाओं का एबॉर्शन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर जनसंख्या ना बढ़ सके। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उइगर मुस्लिम है। उइगर संक्षेप में कहने का मतलब ये है कि उइगर मुस्लिम के खिलाफ चीन लगातार अत्याचार करता है। स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम होने की वजह से जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देश, ये इनके खिलाफ उग्र हो सकते हैं और इस आंदोलन को यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ, उनके सपोर्ट में ये खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, तालिबान इनका सहयोग कर सकता है। पाकिस्तान में टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है वो भी इनको सहयोग कर सकता है। तो इनको पता है कि अगर ये सहयोग कर देंगे तो यहाँ पर हमारे लिए समस्या हो जाएगी और ये हमारा प्रांत स्वायत्तता की मांग कर ही रहा है और स्थितियाँ यहाँ पर खराब हो सकती हैं। तो इसलिए इनको संतुष्ट करने के लिए, चूंकि इन आतंकवादियों को संतुष्ट करेगा चीन, तभी जाकर के ये इसका सपोर्ट करेंगे, अर्थात चीन का सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो उइगर मुस्लिम हैं उनके अधिकारों पर, उनके अधिकारों के हनन पर, उनके खिलाफ जो हो रहे अत्याचार, चुप रहने के लिए इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, न केवल यहाँ पर और यहाँ पर भी, अर्थात अफगानिस्तान में भी। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया, चूंकि इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात ये आती है कि यहाँ तक तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 1267 समिति है ये क्या है? इसकी स्थापना दरअसल 1999 में की गई थी। इसका अन्य नाम क्या है? अल-कायदा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट। ठीक है, यह प्रतिबंध समिति इसका पूरा नाम है। ये पिक्चर भी देख रहे होंगे, इससे संबंधित कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। समिति की बात करें तो 1267 जो समिति है उसमें सूचीबद्ध जो व्यक्ति हैं या संगठन हैं उन पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। एक तो वित्तीय दंड आरोपित उन पर किया जा सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संगठन भी हो सकता है। उनकी परिसंपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है, साथ ही साथ उनकी आवाजाही को, दूसरे देशों में आवाजाही को प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर इसके तहत सूचीबद्ध कर दिया गया तो। जो समिति 1267 है इसके तहत बात की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध समिति में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो यूएनएससी के, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य देश,
वो सदस्य देश प्रस्ताव लेकर के आएंगे किसी व्यक्ति या समूह के बारे में, मतलब उसको प्रतिबंधित करने के लिए। फिर उनको स्पष्टीकरण देना होगा। कैसा स्पष्टीकरण? तो वो व्यक्ति जो गतिविधि है अर्थात आतंकवादी गतिविधि, चाहे वो फंडिंग में शामिल रहा हो या योजना बनाने में शामिल रहा हो या इस तरह के किसी भी कार्य में शामिल रहा हो, तो उसे देना पड़ेगा प्रमाण। तब जाकर के व्यक्ति या संबंध अगर साबित हो जाता है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। और सभी सदस्य जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो सहमत होते हैं तब। अब यहाँ पर इस्लामिक स्टेट जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और इन सभी के कार्यों और गतिविधियों की संलग्नता के आधार पर तो किया गया है और किया जा सकता है। यहाँ पर वित्त पोषण, योजना, तैयारी और संचालन, इन सभी कार्यों को इसमें कंसीडर किया जाता है कि इसमें ये व्यक्ति शामिल है या उन सभी गतिविधियों में ये संलग्न है। साथ ही साथ प्रस्ताव सभी सदस्यों को भेजा जाता है और भेजने के बाद अगर कोई सदस्य देश 5 कार्य दिवस तक उस पर अपनी आपत्ति नहीं जाहिर करता है तो उस व्यक्ति को मान लिया जाता है कि यह उस सूची में शामिल कर दिया गया। अगर अनापत्ति जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो फिर ऐसी स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, प्रस्ताव पर रोक लगाया जा सकता है अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी सदस्य चाहे अर्थात वीटो का प्रयोग कर ले तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अधिक जानकारी की भी मांग की जा सकती है सदस्य, जैसे चीन ये कहता है, जैसे मोहम्मद का जो आतंकवादी है मसूद अजहर, कि इस पर मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम इसको अभी आतंकवादी घोषित नहीं करने दे रहे हैं। इस तरह से जानकारी मांगी जा सकती है सदस्यों के द्वारा। अन्य सदस्यों द्वारा भी यह सुझाव दिया जा सकता है। सुझाव देने के साथ साथ यहाँ पर प्रस्ताव लंबित हो सकता है सदस्य देशों द्वारा अगर रोक हटा लिया जाता है तब। अगर अनापत्ति दर्ज करने तक, कहने का मतलब यह है कि जो सदस्य देश हैं अपना वो जो प्रस्ताव लाया गया है वो लंबित तब तक रहेगा जब तक सदस्य देशों द्वारा जो वीटो का प्रयोग किया गया है वो हटा नहीं लिया जाता है या अपना अनापत्ति दर्ज नहीं कर दिया जाता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही जो लंबित मुद्दे हैं 6 माह में सुलझाना जरूरी है। साथ ही साथ अगर कोई सदस्य देश चाहता है तो अतिरिक्त समय उसे 3 माह का दिया जा सकता है। रोक लगाने वाले सदस्यों द्वारा मांग की जा सकती है इस बात को लेकर के कि मुझे 3 महीने का समय चाहिए। प्रस्ताव को पारित माना जाएगा अगर रोक लगाने वाला सदस्य प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करता है समय सीमा के अंदर। प्रतिबंधित सूची में उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा जो व्यक्ति या संगठन है। इसके साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी संरचना क्या है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, दरअसल इसको भी समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जो संरचना है उसमें 6 अलग अलग संगठन हैं, आप अंग कह सकते हैं। जैसे उसमें महासभा है, महासभा के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हमने सुरक्षा परिषद कहा है, न्यास परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा सचिवालय भी इसका अंग है, तो 6 अंगों में से एक है। और इसे अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएनएससी को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। इसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, अर्थात 1945 में हम इसकी बात कर रहे हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये कार्य क्या करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है। हमने बात की कि कौन कौन से देश इसमें स्थायी सदस्य देश हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रूस है और ब्रिटेन है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अस्थायी सदस्य देश 10 हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए अर्थात 2 वर्ष के लिए वहाँ पर सदस्यता दी जाती है। तो वो सदस्यता बदलती रहती है। अभी भारत को 2 वर्ष के लिए सदस्यता 2023 तक मिली हुई है। इसके साथ साथ जो अन्य सदस्य हैं बारी बारी से उनको अध्यक्षता करने का अवसर भी मिलता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को समय पर हमारी क्लासेस और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसमें शामिल हो पाएँ। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले सेशन में मिलेंगे।